Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a wedge of mass m and triangular cross section AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2R is moving with a constant velocity minus V I cap towards a sphere of radius capital R fixed on a smooth horizontal table as shown in the figure. The wedge makes an elastic collision with the fixed sphere and returns along the same path without any rotation. Neglect all friction and suppose that the wedge remains in contact with the sphere for a very short time delta t, during which the sphere exerts a constant force F on the wedge. The sphere is always fixed. Then find the force F and also the normal force N exerted by the table on the wedge during the time delta t. तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगुलर वेज गिवन है, ठीक है, एंड एक स्फीयर गिवन है जो कि टेबल के साथ फिक्स्ड हुआ है। ये जो ये वाला है वो टेबल था, यानी कि आप मान सकते हो कि ये सरफेस ही है, ठीक है, ये सरफेस है, रिजिड सरफेस, एंड वो फ्रिक्शन लेस है, जैसे कि हमें गिवन है फ्रिक्शन कहीं भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वेज है वो वी वेलोसिटी से स्फीयर की ओर आ रही है। तो हमें बताना है कि आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जैसे ही ये वेज है, ट्रायंगुलर वेज, वो स्फीयर से टकरा के वापस जाएगा, तब फोर्स ये स्फीयर ने कितना लगाया होगा एंड नॉर्मल फोर्स ये जो ट्रायंगुलर वेज है उस पर कितना टेबल लगा रहा होगा, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, पहला तो होगा न्यूटन्स फोर्स लॉ, ठीक है। क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एंड जो सेकंड वन है वो है इम्पल्स, ठीक है, मोमेंट लीनियर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीनियर इम्पल्स। कैसे गिवन होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी एंड फर्दर इज कैन बी गिवन बाय इक्वल टू एफ डेल्टा पी। दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले। तो पहले देखना पड़ेगा ये जो ट्रायंगुलर वेज है वो किस पॉइंट पर स्फीयर के साथ टकराता है, ठीक है, कोलाइड करता है। तो लेट्स सपोज ये जब हमारे पास ऐसा स्फीयर रखा गया था जो कि रेस्ट पर ही रहता है थ्रू आउट कोलिजन, रेस्ट पर ही रहता है, आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन एज इट इज रहता है, वहां से हिलता ही नहीं है। तो ये उसके नीचे रखा हुआ था, ये टेबल है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर वेज यहाँ पर आके टकरा जाता है। तो मैं जस्ट यहाँ पर जब ये कोलाइड करता है तभी का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे पास ट्रायंगुलर है, ऐसे ये वाला। तो जो हमारे पास कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो ये वाला होगा ना, वहां पर ही फोर्स की जो एक्सचेंज है, फोर्स एक्सचेंज वो यहाँ पर ही होगा सिर्फ, और कहां पर भी नहीं होगा। यानी कि ये जो स्फीयर है वो डेल्टा टी टाइम में ही इसका जो मोमेंटम है वो चेंज करेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंज करेगा मतलब क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ हो गया होगा। तो ये जो स्फीयर है शुरुआत में क्या करेगा कि कंप्लीटली ट्रायंगुलर में से एनर्जी ले लेगा एंड देन आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी 100% एनर्जी को वापस से इसमें ट्रांसफर कर देगा। वही तो है इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगा, फोर्स से, फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में, तो जहां पर कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां पर ही, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल है वो इस डायरेक्शन में आ रहा था, बाद में इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इलास्टिक कोलाइजन इसलिए। तो हमें ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो कहां पर है वो फाइंड करना पड़ेगा, कितना एंगल बना रहा है, क्यों, क्योंकि जब ये जो स्फीयर है वो फोर्स देना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये हमारा है फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द ट्रायंगल। ये कुछ एंगल बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल से। तो लेट्स सपोज ये है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें एक चीज पता है कि जो ट्राइंगल है उसकी सारी साइडें सेम है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी एंड सी, तीनों के तीनों साइडें सेम है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो यहाँ पर हम पहले थीटा फाइंड करते हैं, फाइंडिंग थीटा। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो एंड एक स्फीयर है, ठीक है, तो यहाँ पर ही ड्रॉ कर देते हैं उसकी रफ डायग्राम। तो ऐसा हमारे पास गिवन है। तो देखो ये जो ट्राइंगल है उसको हम टेंजेंट भी बोल सकते हैं ना, एक 60 डिग्री पे, क्योंकि जस्ट टच होने वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट। तो ये जो ट्राइंगुलर है वो ये जो स्फीयर का एक टेंजेंट ही बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा ट्राइंगल बना देता हूँ ऐसा। अब जो ये ट्राइंगल है वो 60 डिग्री एंगल पर है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ से है ए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो अब ये जो सेंटर है उसका, सेंटर से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे ये फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है, जहां पर कॉन्टेक्ट हो रहा है। ओके, कैसे फाइंड करोगे? तो हमें पता है कि टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल, ठीक है, 90 डिग्री होगा। तो मैं अगेन एक पॉइंट लूंगा, इसको मैं बोल दूंगा ओ पॉइंट, एंड जो ये मीटिंग पॉइंट है यहाँ का, ये वाला जो, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ लेट्स सपोज डी पॉइंट। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा, लेट्स सपोज ई पॉइंट। तो हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ट्राइंगल ओ ई डी, वो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ से ऐसे हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ये हमारे पास ई पॉइंट है, ठीक है, ये है डी पॉइंट। तो ये वाला एंगल में पता है, ये हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल, उसको मैं अज्यूम किया हूँ थीटा एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक जेड भी बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो ओ डी, डी से ए एंड ए से बी, तो एक जेड बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर मैं पहले रब कर देता हूँ, उसकी वजह से जो ये वाला एंगल है डी एंड ए के बीच का, वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि वो जेड बना रहा है। तो यानी कि हमारा इस डायग्राम में जो एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो सामने वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होना चाहिए ना। तो वो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कितना एंगल आएगा जो कि हमें निकालना था, 30 डिग्री। तो हमारे पास एंगल आ गया है, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अब क्या हो रहा है कि अब इस फिगर में वापस से देखो कि एफ के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, राइट। तो एफ के एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या बनेगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स का, जो एफ का इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा ये वाला, वो होगा क्या, एफ कोस 30, एफ कोस 30, क्योंकि हमारे पास एंगल आ गया। एंड एफ का ही नीचे की और का डायरेक्शन का, यानी कि वाई डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से मैं ओरिजेंटल के साथ नीचे की ओर एक वाई डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि है नेगेटिव में। तो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन 30। तो हमारे पास एफ के दो कंपोनेंट बन गए। हमें अब क्या फाइंड करना है, ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि इसमें इंपल्स कितना लगेगा। हमें कंपोनेंट तो आ गए। अब देखो ये जो ट्राइंगल है वो, उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी शुरू में, माइनस वी टाइम्स आई कैप, जो कि हमें गिवन थी डायरेक्शन के साथ, ठीक है, वेलोसिटी। अब जब ट्रायंगल कोलाइड होने के बाद वापस जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इलास्टिक कोलिजन में, तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए इस डायरेक्शन में वी आई कैप, ठीक है, पॉजिटिव, सेम मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जो लग रहा है, जितना भी फोर्स लग रहा है, हमारे हमारे केस में कितना लग रहा है, एफ कोस 30 लग रहा है ना एक्स डायरेक्शन में, तो वो फोर्स वेलोसिटी को, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारे पास फोर्स है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट पर लगेगा, ये ट्रायंगल पर लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है डेल्टा वी।
ठीक है ना। एंड एफ वाई है, जो वाई डायरेक्शन में फोर्स है एफ साइन 30 डिग्री, वो इस ट्राइंगल का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं कि अप्लाइंग अप्लाइंग पहले तो क्या करता हूं, न्यूटन फोर्स लो, न्यूटन फोर्स लो इन लेट्स सपोज वाई डायरेक्शन। ठीक है, पहले वाई डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से उसको ड्रॉ करता हूँ। अब सिर्फ ट्राइंगुलर वेज को ही ड्रॉ करूंगा क्योंकि हमें स्फीयर की अब रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो स्फीयर था वो यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा था एफ, जिसकी वजह से उसके दो कंपोनेंट पड़े। ठीक है, एक कंपोनेंट था वो था एफ कोस 30, जो कि हम बोल सकते हैं एफ एक्स, एंड नीचे के वाला कंपोनेंट था वो बना एफ वाई, यानी कि एफ साइन 30। अब देखो यहाँ पर जो ट्राइंगुलर वेज का वजह से जो मास बनेगा एक टेबल के नीचे, ये हमारा टेबल है। ठीक है, ये फिर सरफेस भी कह लो, ये सरफेस है, तो नीचे की ओर एम जी भी लगेगा इस डायरेक्शन में, एम जी। एंड ये जो सरफेस है वो इस वेज को ऊपर की ओर क्या देगा, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा एल, तो वो भी हमें फाइंड करना है, इसलिए मैंने न्यूटन फोर्स को अप्लाई किया वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों को बैलेंस करो, क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है। अगर ये वेज है वो ऊपर की ओर उड़ के चला जाता, लेट्स सपोज, ठीक है, वो मैं ये रोटेट करने लगता और या फिर कुछ भी हो जाता, तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होता, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वाई डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में उसकी मोशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन 30 प्लस एम जी, क्योंकि दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1। अब हमें एफ साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो एफ की वैल्यू को हम इम्पल्स से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या है, अप्लाइंग लीनियर इम्पल्स, ये जो स्फीयर है वो वेज पर कितना फोर्स लगा रहा है जिससे कि उसका मोमेंटम चेंज हो। तो स्फीयर है वो एफ एक्स जितना फोर्स लगा रहा है ना, क्योंकि इम्पल्स में वही फोर्स इंक्लूड हो गए जो उसके मोमेंटम को चेंज करेंगे, यानी कि उसकी वेलोसिटी को चेंज करेंगे। ठीक है, तो एफ वाई है, एफ वाई फोर्स यानी कि कंपोनेंट, वो वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा, तो इम्पल्स में उसका कोई काम नहीं है। एफ एक्स फोर्स है वही वेलोसिटी को चेंज करे, इसलिए यहाँ पर लिखा है एफ एक्स। उसको कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा टी टाइम लग रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ये हमारा लीनियर इम्पल्स का इक्वेशन है। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ कोस 30 टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो शुरुआत में जो वेज था वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था, लेट्स सपोज ये डायरेक्शन थी। ठीक है, जो कि हमें गिवन है नेगेटिव वी आई, क्वेश्चन में ही गिवन है, यानी कि ये डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव अज्यूम करें, एंड ये डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव अज्यूम करें। तो इसलिए उसका जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, वो माइनस वी आई था। फाइनल मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये थी वी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में था टी इनिशियल, एंड फाइनली वेज टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारा था फाइनल, पी फाइनल। तो डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, तो पी फाइनल क्या हुआ, पी फाइनल हुआ मास टाइम्स इस वेलोसिटी वी, माइनस पी इनिशियल क्या था, माइनस था ना, माइनस एम टाइम्स वी। ठीक है, डायरेक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए एफ का, तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स एम वी। एफ कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ऐसे एफ की वैल्यू क्या मिली, एफ की वैल्यू 4 टाइम्स एम वी अपॉन √3। तो ये जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास देखो फोर्स की वैल्यू तो आ गई, एक वैल्यू आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ एफ इन फर्स्ट, क्या मिलेगा,
नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एन इज इक्वल टू एफ साइन 30 था, ठीक है ना। एन इज इक्वल टू क्या था, एम एफ साइन 30। अब एफ की वैल्यू आई 4 mv/√3, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4 mv/√3 साइन 30 1/2 प्लस क्या था एम जी, ठीक है ना, फर्स्ट में यस एम जी, यहाँ पर आएगा एम जी। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या निकल कर गई, देखो 2 टाइम्स एम वी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एम जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स एम वी। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 4 mv/√3 टाइम्स डेल्टा टी। तो यहाँ से एक वैल्यू क्वेश्चन की निकल के आ गई, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द वेज। अब हमें फिर क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एन इज इक्वल टू एफ साइन 30 प्लस एम जी, ठीक है। यहाँ पर था एन इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 4 mv/√3, 4 mv/√3 डेल्टा टी टाइम्स साइन 30 जो कि होती है 1/2 प्लस एम जी। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 2 mv/√3 डेल्टा टी प्लस एम जी। तो ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो हमारे पास एफ एंड एन दोनों की वैल्यू आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।